राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। असम सरकार ने जहां पुरानी पेंशन योजना के मुद्दे पर कर्मचारियों से बात शुरू कर दी है, वहीं असम और मिजोरम लंबे समय से चले आ रहे अंतर्राज्यीय सीमा विवाद को सुलझाने के लिए भी सहमत हो गए हैं। यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार पर हमले तेज करते हुए उसे बर्खास्त करने और राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग की। आम आदमी पार्टी सुप्रीमो और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पंजाब में भारत के साथ कोई गठबंधन नहीं होगा। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो मुंबई की पूर्व क्षेत्रीय निदेशक समीर वानखेड़े ने उनके खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दर्ज किए गए धन शोधन मामले के खिलाफ बंबई उच्च न्यायालय का रुख किया है। उत्तराखंड के हिंसाग्रस्त हल्द्वानी शहर के बाहरी इलाकों से कर्फ्यू हटा लिया गया है, लेकिन बनभूलपुरा क्षेत्र में यह लागू रहेगा। महाराष्ट्र राज्य के 19 ओबीसी जाति समुदाय केंद्र पिछले कई वर्षों से ओबीसी आरक्षण के लिए संघर्ष कर रहे हैं। बहुसंख्यक समुदाय को अन्य जाति समूहों की तरह महाराष्ट्र ओबीसी सूची में आरक्षण प्राप्त हुआ है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि नागरिकता अधिनियम के संबंध में नियम जारी करने के बाद इस साल लोकसभा चुनाव से पहले लागू किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारतीय सेना 140 करोड़ भारतवासियों के गौरव का प्रतीक है और सेना के शौर्य व पराक्रम पर कोई भी भारतीय संदेह नहीं करता। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कहा कि सकारात्मक ऊर्जा ही जीवन में प्रगति व परिवर्तन की संभावनाओं का मार्ग प्रशस्त करती है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सकारात्मकता पहल से हमारा देश नए भारत का नया इतिहास लिखने की ओर कदम बढ़ा रहा है। किसानों के 13 फरवरी को प्रस्तावित दिल्ली चलो मार्च से पहले हरियाणा पुलिस ने राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की 50 कंपनियां तैनात की हैं और अधिकारियों ने कहा है कि किसी को भी शांति व सद्भाव बिगाड़ने नहीं दिया जाएगा। दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को अपने पूर्व और सेवारत कर्मचारियों के वेतन, पेंशन और बकाया का भुगतान करने के लिए दिल्ली नगर निगम की विफलता पर कड़ी नाराजगी जारी की। दिल्ली उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की पीठ ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि एमसीडी कर्मचारियों के मूल वेतन को अगर देने में एमसीडी विफल साबित हो रही है तो न्यायालय एमसीडी को बंद करने के आदेश पर विचार कर सकती है। मामले के लंबा खींचने पर कोर्ट ने निगम को सख्त लहजे में कहा कि हम उस एक दिन का इंतजार कर रहे हैं जब एमसीडी की माली हालत सुधरेगी और यह एमसीडी के पास अपनी खामियों को सुधारने का आखिरी मौका है। अगर ऐसा नहीं होता है तो निगम के स्थगन के संबंध में यह मामला काफी फिट बैठता है। कोर्ट ने साफ कहा कि वह एमसीडी को अपनी वित्तीय स्थिति सुधारने के रास्ते तलाशने हेतु और वक्त नहीं देने वाली है। चूँकि 7वें वेतन आयोग के अंतर्गत वेतन देना एक वैधानिक कर्तव्य है, अगर एमसीडी ऐसा नहीं करती है तो इसके गंभीर परिणाम निगम को भुगतने होंगे, ऐसा कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा। कोर्ट की कड़ी फटकार के बाद एमसीडी की ओर से अधिवक्ता दिव्य प्रकाश पांडे ने कोर्ट में बकाया अंडरटेकिंग पेश करते हुए कहा कि एमसीडी के सभी कर्मचारियों का वेतन 10 दिन के अंदर दे दिया जाएगा। जहां तक बकाया राशि का सवाल है, इस संबंध में वह निर्देश लेने का कार्य करेंगे। उन्होंने दावा किया कि एक समय बकाया राशि 1000 करोड़ रुपए तक पहुंच गई थी, जिसे घटाकर 400 करोड़ तक लाया गया है। उन्होंने जल्द ही कोर्ट के सामने इस संबंध में सकारात्मक उत्तर पेश करने का आश्वासन भी दिया। वहीं दूसरी ओर दिल्ली सरकार के वकील सत्यकाम ने भी कोर्ट को जानकारी दी कि दिल्ली सरकार द्वारा एमसीडी को 803 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इसके पश्चात कोर्ट ने मामले को स्थगित करने से पहले अपने आखिरी टिप्पणी में एमसीडी कमिश्नर ज्ञानेश भारती को भी सख्त लहजे में चेतावनी दी और अधिवक्ता से कहा कि वे अपने आयुक्त से कह दें कि कोर्ट बेहद सख्त कार्रवाई इस मामले में करेगा और 4 साल का इंतजार तो बिल्कुल भी नहीं करेगा। कोर्ट किसी भी हालत में दिग्भ्रमित नहीं होगा और 4 सप्ताह के अंदर मामले का निपटारा कर देगा।
कोर्ट का यह आदेश उस समय आया जब एमसीडी के सामने आय की बड़ी चुनौती सामने उपस्थित है। इस चुनौती के पीछे केवल नीतिगत कारण ही नहीं बल्कि भ्रष्टाचार भी है। डीआईडी न्यूज व राष्ट्र सर्वप्रथम कार्यक्रम के माध्यम से लगातार यह तथ्य सामने लाया जाता रहा है कि किस तरह यह भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा को पार कर चुका है। बड़े बड़े इंडस्ट्रियल प्लॉटों को काट कर उसमें कमर्शियल निर्माण करवाकर दिल्ली सरकार व नगर निगम को राजस्व की भारी हानि पहुंचाई जा रही है। करोलबाग जोन के मोतीनगर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत रामा रोड कीर्तिनगर डीएलएफ में 10,000 करोड़ से अधिक भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है। जोन के भवन निर्माण विभाग के ईई कुमार महिंद्रा और उनकी मंडली के इस पूरे खेल में शामिल होने की जानकारी भी लगातार सामने लाई जा रही है। ऐसे में भ्रष्टाचारी अधिकारियों पर कार्रवाई न होना, अवैध निर्माणों पर कार्रवाई के नाम पर खानापूर्ति और पीएमओ एलजी कार्यालय को गुमराह करने का खेल जब तक चलता रहेगा, निगम को राजस्व की गंभीर हानि और उसके बुरे परिणामों का सामना करना ही पड़ेगा। हाईकोर्ट का यह सख्त निर्देश निगम की महापौर, आयुक्त और पार्षदों के लिए जागने की घंटी है। कहीं ऐसा न हो हाईकोर्ट के आदेश के बाद बंद होने वाले पहले महानगर निगम का शर्मनाक दाग दिल्ली नगर निगम के माथे पर इस भ्रष्टाचार के कारण लग जाए। निगम सावधान हो जाए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गांधी मैदान में आयोजित राज्य स्तरीय कृषि यांत्रिकरण मेला का भ्रमण किया। भ्रमण के दौरान मुख्यमंत्री ने विभिन्न स्टॉलों पर जाकर कृषि के लिए उपयोगी आधुनिकतम कृषि यंत्रों के बारे में जानकारी ली। इस राज्य स्तरीय कृषि यांत्रिकरण मेले में देश के प्रमुख कृषि यंत्र निर्माताओं द्वारा आधुनिक यंत्रों का प्रदर्शन किया गया है। भ्रमण के दौरान मुख्यमंत्री ने सरकारी अनुदान प्राप्त कृषि यंत्रों के क्रय करने वाले प्रगतिशील किसान लाभार्थियों से मुलाकात की तथा उनसे कृषि यंत्रों के उपयोग के संबंध में बातचीत की और उन्हें प्रोत्साहित किया। भ्रमण के दौरान उप मुख्यमंत्री सह कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, मुख्य सचिव आमिर सुबहानी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ, कृषि विभाग के सचिव संजय अग्रवाल, मुख्यमंत्री के विशेष कार्य पदाधिकारी गोपाल सिंह, कृषि निदेशक आलोक रंजन घोष, पटना के जिलाधिकारी शीर्षत कपिल अशोक, पटना के वरीय पुलिस अधीक्षक राजीव मिश्रा सहित अन्य वरीय अधिकारी उपस्थित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विकसित भारत विकसित गुजरात कार्यक्रम को संबोधित किया। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने पूरे गुजरात में प्रधानमंत्री आवास योजना और अन्य आवास योजनाओं के तहत निर्मित 1.3 लाख से अधिक घरों का उद्घाटन और भूमि पूजन किया। उन्होंने आवास योजना के लाभार्थियों से बात भी की। वहीं सभा को संबोधित करते हुए पीएम ने इस बात पर खुशी जताई कि गुजरात के हर हिस्से में लोग गुजरात की विकास यात्रा से जुड़े हुए हैं। आज विकसित भारत विकसित गुजरात एक बहुत बड़ा अभियान शुरू हो रहा है और जैसा मुझे बताया गया, गुजरात की सभी 182 विधानसभा सीटों पर एक साथ गुजरात के हर कोने में लाखों लोग टेक्नोलॉजी के माध्यम से जुड़े हैं। विकसित गुजरात की यात्रा में आप सभी लोग इतने उत्साह से शामिल हुए हैं, मैं आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। अभी पिछले महीने ही मुझे वाइब्रेंट गुजरात समिट में आने का अवसर मिला था। वाइब्रेंट गुजरात के 20 साल पूरे हो चुके हैं। इस बार का आयोजन भी आपने बहुत ही शानदार तरीके से किया। ये गुजरात के लिए, देश के लिए भी निवेश के लिहाज से बहुत बेहतर कार्यक्रम था और मैं सोच रहा था कि मैं जब मुख्यमंत्री था तो ऐसा कार्यक्रम का योजना नहीं कर पाया था जैसी आप लोगों ने इस बार की है और इसलिए मुझसे भी ज्यादा अच्छा काम किया तो मेरा आनंद और अधिक बढ़ गया। तो मेरी तरफ से इस आयोजन के लिए, इसकी सफलता के लिए मैं गुजरात के सब लोगों का, गुजरात सरकार के सबका और मुख्यमंत्री जी की पूरी टीम का हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, बधाई देता हूं। साथियों, किसी भी गरीब के लिए उसका अपना घर उसके उज्जवल भविष्य की गारंटी होता है, लेकिन समय के साथ परिवार बढ़ रहे हैं, इसलिए नए घरों की जरूरत भी बढ़ती जा रही है। हमारी सरकार का प्रयास है कि हर किसी के पास पक्की छत हो, अपना खुद का घर हो, अपने सपनों के लिए एक उत्तम आशियाना हो। इसी सोच के साथ आज जिन परिवारों को उनका नया घर मिला है,
उन सब परिवारजनों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। जब ऐसे काम होते हैं तभी देश कहता है मोदी की गारंटी, यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। आज खेती के क्षेत्र में भी आज हमारा महसाना हो, अंबाजी हो, पाटन हो, ये सारा इलाका नई ऊंचाई पर पहुंच रहा है। मुझे अंबाजी धाम में हो रहे विकास कार्यों को देखकर बहुत खुशी हुई। आने वाले समय में यहाँ भक्तों और पर्यटकों की संख्या में भारी बढ़ोतरी होगी। अब देखिए तारंगा हिल, उसमें प्रगति हो रही है, अंबाजी बहुत तेजी से प्रगति हो रही है, और खास बात जो नई रेल लाइन आ रही है ना, उसके कारण आबू रोड तक, यानी अहमदाबाद से आबू रोड तक एक नई ब्रॉडगेज लाइन मिलेगी। और ये काम तो आपको याद है ना, अंग्रेजों के जमाने में 100 साल पहले इसकी योजना बनी थी, लेकिन 100 साल तक इसको डिब्बे में डाल दिया गया, नहीं किया गया। आज 100 साल के बाद हो रहा है काम। इस परियोजना से बड़ी संख्या में रोजगार के नए मौके बनेंगे। इस परियोजना के निर्माण से अजीतनाथ जैन टेम्पल तक पहुंचना आसान हो जाएगा। अंबाजी माता के मंदिर तक सुगम रेल कनेक्टिविटी मिलेगी। इधर अंबाजी, पाटन, तारंगाजी, यानी एक प्रकार से पूरा एक क्षेत्र जैसे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गया है ना, ये हमारा उत्तर गुजरात भी चाहे नड़ाबेट जाने के लिए आजकल दौड़ता है। चारों तरफ विकास ही विकास नजर आ रहा है। नॉर्थ गुजरात को इसके कारण बहुत लाभ होने वाला है, विकास की नई ऊंचाइयों को पार करने वाला है। साथियों, हमने नवंबर, दिसंबर और जनवरी के महीने में पूरे देश में विकसित भारत संकल्प यात्रा का सफल आयोजन देखा, और हमारे गुजरात में भी करोड़ों करोड़ों लोग इन कार्यक्रमों के साथ जुड़ गए। और सरकार के ऐसे ही प्रयासों से पिछले 10 साल में देश में जो सबसे बड़ा काम मैं मानूंगा, जिसके लिए आपको भी संतोष होगा, वो काम हुआ है 10 साल में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। साथियों, आज का समय इतिहास बनाने का समय है, इतिहास रचने का समय है। ये वैसा ही समय है जैसा हमने आजादी के कालखंड में देखा था। आजादी की लड़ाई के दौरान स्वदेशी आंदोलन हो, भारत छोड़ो आंदोलन हो, दांडी यात्रा हो, जन जन का संकल्प बन गया था। देश के लिए आज वैसा ही संकल्प, विकसित भारत का निर्माण, ये बहुत बड़ा संकल्प बन गया है। साथियों, गुजरात की पहचान एक ट्रेडिंग राज्य के तौर पर है। अपनी विकास यात्रा में गुजरात ने औद्योगिक विकास को नई गति दी है। इंडस्ट्री का पावर हाउस होने की वजह से गुजरात के युवाओं को अभूतपूर्व मौके मिले हैं। आज गुजरात के युवा हर सेक्टर में गुजरात को नई ऊंचाई पर ले जा रहे हैं। ये सारे अभियान गुजरात के युवाओं को नए अवसर देंगे, उनकी आय बढ़ाएंगे और विकसित गुजरात को नई ऊंचाई पर ले जाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में ऐतिहासिक श्री राम मंदिर के निर्माण और श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर चर्चा करते हुए कहा कि 22 जनवरी का दिन वर्षों के लिए ऐतिहासिक बन गया है। उन्होंने कहा कि 22 जनवरी का दिन 1528 से चल रही संघर्ष और अन्याय के खिलाफ लड़ाई की जीत का दिन है। यह दिन समग्र भारत की आध्यात्मिक चेतना के पुनर्जागरण का दिन है। देश की कल्पना राम और रामचरित्र के बगैर नहीं हो सकती। माननीय गृह मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं सबसे पहले तो आपका धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज़ादी के बाद जो कुछ राष्ट्र के जीवन में महत्वपूर्ण प्रस्ताव आए हैं, उसमें से एक प्रस्ताव श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर के निर्माण का। 140 करोड़ के देश में और दुनिया भर में बैठे हुए राम भक्त जो 22 जनवरी के बाद एक अद्भुत आध्यात्मिक चेतना का अनुभव कर रहे हैं, इसको वाचा देने के लिए आपने समय दिया, इसलिए देश आपका हमेशा के लिए आभारी रहेगा। आज मैं मेरे मन की बात और देश की जनता की आवाज को इस सदन के सामने रखना चाहता हूं, जो सालों से कोर्ट के कागजों में दबी हुई थी। नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद उसको आवाज भी मिली, अभिव्यक्ति भी मिली। मान्यवर, 22 जनवरी का दिन भले कुछ लोग कुछ भी कहे, मैं स्पष्ट रूप से देख रहा हूं 22 जनवरी का दिन 10 सहस्त्र सालों के लिए
ऐतिहासिक दिन बनने वाला है, ये सबको समझकर चलना चाहिए। मान्यवर, जो इतिहास को पहचानते नहीं, ऐतिहासिक पलों को पहचानते नहीं, वो अपने अस्तित्व को, अपने वजूद को कहीं ना कहीं खो देते हैं। मैं आज फिर से एक बार कहने वाला हूं मान्यवर कि 22 जनवरी का दिन 10 सहस्त्र से भी अधिक सालों तक इस देश का ऐतिहासिक दिन है। मान्यवर, 22 जनवरी का दिन 1528 से शुरू हुई एक संघर्ष और अन्याय के सामने लड़ाई का एक आंदोलन के अंत का दिन है। 1528 से चालू हुई ये न्याय की लड़ाई यहां पर समाप्त। मान्यवर, 22 जनवरी का दिन करोड़ों भक्तों के आशा आकांक्षा और सिद्धि का दिन है। उनकी आज आशा आकांक्षाएं सिद्ध हुई है। मान्यवर, 22 जनवरी का दिन भारत की, समग्र भारत की आध्यात्मिक चेतना के पुनः जागरण का दिन आज इतिहास में बन चुका है। मान्यवर, 22 जनवरी का दिन महान भारत की यात्रा की शुरुआत का दिन है। ये देश की कल्पना राम और रामचरित्र के बगैर कर ही नहीं सकते। जो इस देश को पहचानना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, जीना चाहते हैं, राम और रामचरित मानस के बगैर वो जी ही नहीं सकते। राम का चरित्र और राम ये देश के जनमानस का प्राण है। ये सबको समझना चाहिए, सबको स्वीकारना चाहिए। और इसीलिए मान्यवर, हमारे संविधान की पहली प्रत से लेकर महात्मा गांधी के आदर्श राज्य की कल्पना को राम राज का नाम लिया गया। संविधान में भी राम दरबार को स्थान दिया। मान्यवर, जो लोग राम के अलावे भारत की कल्पना करते हैं वो भारत को नहीं जानते, वो हमारे गुलामी के काल का प्रतिनिधित्व करते हैं। मान्यवर, राम व्यक्ति नहीं है, राम प्रतीक है। करोड़ों लोगों का आदर्श जीवन कैसे जीना चाहिए, इसीलिए उनको मर्यादा पुरुषोत्तम। राम का राज्य किसी एक धर्म, एक संप्रदाय के विशेष के लिए नहीं है। राम का राज्य, आदर्श राज्य कैसा होना चाहिए, इसका प्रतीक न केवल भारत, समग्र दुनिया के देशों के लिए बना हुआ है मान्यवर। और इसलिए मैं मानता हूं कि राम और राम के चरित्र को फिर से प्रस्तावित करने का काम 22 जनवरी को हुआ है, मोदी जी के हाथ से हुआ है। वो इस देश के लिए सौभाग्य का विषय है मान्यवर। हम सब उन सौभाग्यशाली लोगों में से हैं जो 1528 वहां पर राम मंदिर देखना चाहते हैं। पीढ़ियां चली गई, हजारों लोग, लाखों लोग शहीद हुए, संघर्ष किए, आंदोलन किए, मगर ये दिन देखना स्वप्न में नहीं आया। आज हम सब बहुत सौभाग्यशाली है, हम देख सकते हैं। मान्यवर, भारत की संस्कृति और रामायण को अलग कर कर देखा ही नहीं जा सकता। कई भाषाओं में, कई प्रदेशों में और कई प्रकार के धर्मों में भी रामायण का जिक्र, रामायण का अनुवाद, रामायण से बनी परंपराएं और रामायण को अपने राष्ट्रीय चेतना का एक आधार बनाने का काम हुआ है। मान्यवर, ये जो राष्ट्र की इच्छा की परिपूर्ति सम्माननीय मोदी जी के हाथ से 22 जनवरी को अभिजीत मुहूर्त में हुई है। ये लड़ाई 1528 से लड़ी जा रही है। दशकों तक ये लड़ाई चली मान्यवर, दशकों तक लड़ाई चली। लगभग 1858 से कानूनी लड़ाई चल रही। जब से अंग्रेजों का शासन था, 330 साल के बाद कानूनी लड़ाई का अंत आया है और रामलला अपने गर्भगृह के अंदर विराजमान हुए। और 1528 से एक लंबा जो आंदोलन चला उसकी समाप्ति हुई है और देश की आध्यात्मिक चेतना की जागृति हुई है। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर। आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। Powered by Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर
आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वर्चुअल माध्यम से सुशासन दिवस 2024 कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। इस दौरान उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि लगातार सुशासन के लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में प्रबोधिनी के द्वारा जो प्रशिक्षण और ओरिएंटेशन के कार्यक्रम होते हैं, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था को सुदृढ़ करते हैं। सीएम ने कहा कि सुशासन महोत्सव 2024 पीएम मोदी के विकसित भारत के विजन को सबके सामने प्रस्तुत करता है। नई दिल्ली स्थित डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में सुशासन महोत्सव 2024 की आज के इस 2 दिवसीय आयोजन में मैं सबसे पहले इस आयोजन के लिए रामबाहु म्याल की प्रबोधिनी को हृदय से धन्यवाद देता हूं। लगातार सुशासन के लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में प्रबोधिनी के द्वारा जो प्रशिक्षण ओरिएंटेशन के कार्यक्रम चलते रहते हैं, यह लोकतांत्रिक व्यवस्था को न केवल सुदृढ़ करता है बल्कि विचार परिवार की उन भावनाओं को भी सुदृढ़ करता है जो सेवा और सुशासन को अपने जीवन का लक्ष्य मान करके सार्वजनिक जीवन में कार्य करने के लिए आए हैं। हम सब जानते हैं कि सुशासन महोत्सव 2024 आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत के विजन को हम सब के सामने प्रस्तुत कर देता है। पिछले 10 वर्ष के अंदर हमें से हर व्यक्ति, पूरा देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया आज एक नए भारत का दर्शन कर रही है। ये नया भारत जिसमें न केवल 140 करोड़ लोगों के विश्वास को अर्जित करने और उस विश्वास पर खरा उतरने के लिए अपनी योजनाएं हैं, बल्कि जिस नए भारत के माध्यम से हम लोग दुनिया को भी सम और विषम दोनों परिस्थितियों में नेतृत्व देने की सामर्थ्य रख रहे हैं। ये जो कुछ भी हो पाया है, यह प्रधानमंत्री मोदी जी के दृढ़ संकल्प और विजनरी लीडरशिप के नाते आज यह हम सब के सामने देखने को मिला है। देश के अंदर सुरक्षा का एक बेहतर वातावरण बना है तो सीमाएं सुरक्षित हुई हैं। जेम ट्रिनिटी के माध्यम से जनधन, आधार और मोबाइल का बेहतर उपयोग करके भ्रष्टाचार पर प्रभावी अंकुश लगा है, तो डीबीटी के माध्यम से अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति तक शासन की योजना का लाभ सीधे सीधे पहुंचाने का कार्य भी हुआ है। एक भारत श्रेष्ठ भारत की जो कभी परिकल्पना थी, आज वह साकार हुई है। याद करिए, जब योग को 21 जून की तिथि को इंटरनेशनल योग दिवस के रूप में 21 जून की तिथि तय होती है, लोगों ने प्रारंभ में हंसी उड़ाई। आज हम सब प्रफुल्लित होते हैं जब दुनिया के 193 देश भारत की ऋषि परंपरा के इस प्रसाद के साथ जुड़ करके न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी इस पूरी परंपरा के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। ये भारत की ऋषि परंपरा के प्रति कृतज्ञता है और यह संभव हो पाया मोदी जी के कारण। हजारों वर्षों से चली आ रही कुंभ की परंपरा को वैश्विक मान्यता मिलती है और यूनेस्को ने कुंभ को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मान्यता दी। और कौन नहीं जानता है कि भारत वासी अपनी विरासत पर गौरव की अनुभूति कर सकें, इसके लिए समय समय पर किए गए अलग अलग जो प्रयोग हैं वे हम सबके सामने उदाहरण हैं। हम वर्तमान में आजादी के अमृत काल के इस प्रथम वर्ष में कार्य कर रहे हैं। यानी ये सभी चीजें दिखाती हैं कि देश को जोड़ने का अवसर, आजादी की लड़ाई में लड़ने वाले उन सभी महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के प्रति सम्मान का भाव हो, उनके स्मारकों को भव्य स्वरूप प्रदान करने का कार्यक्रम रहा हो, या फिर हर गांव और हर कस्बे में जहां कहीं भी आजादी से जुड़े हुए उन नायकों ने, महानायकों ने किसी भी प्रकार का योगदान किया है, उन्हें लिपिबद्ध करने का जो एक प्रोत्साहन उस कालखंड में मिला, वह एक धरोहर के रूप में आज भी हमारे पास संरक्षित है। और भारत को उसकी सांस्कृतिक पहचान मिल सके, काशी विश्वनाथ धाम हो, केदारपुरी का या बद्रीनाथ धाम के पुनरुद्धार का कार्य हो, महाकाल का महालोक हो, या फिर 500 वर्षों का इंतजार समाप्त करते हुए अयोध्या में प्रभु श्री रामलला के भव्य और दिव्य और नव्य मंदिर में एक नई अयोध्या में उस नए धाम का दर्शन करने का सौभाग्य पिछले 18 दिन के अंदर 40 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने उसी अयोध्या में आके दर्शन किया है। यानी ये चीजें दिखती हैं कि अयोध्या आज दुनिया को आकर्षित करने की सामर्थ्य रखती है और दुनिया की सांस्कृतिक नगरी के रूप में अपने को स्थापित कर रही है। चीजें जो कुछ भी हो रही हैं, यह इसलिए क्योंकि
दृढ़ संकल्प के साथ मोदी जी ने देश को जो लीडरशिप दी है, मोदी जी के मॉडल को देश ने सेवा, सुशासन और लोक कल्याण के इस मॉडल को स्वीकार करते हुए आज वह तेजी के साथ इसके साथ जुड़े हैं। मुझे प्रसन्नता है कि इस महत्वपूर्ण विषय को डिबेट का हिस्सा बनाने और मोदी जी के इस मॉडल को देश के अंदर लागू करने के लिए श्री रामभाऊ महल की प्रबोधिनी के द्वारा जो प्रयास प्रारंभ किया गया है, अत्यंत अभिनंदनीय है। मैं प्रबोधिनी का इस बात के लिए हृदय से धन्यवाद दूंगा और मैं इस बात को कह सकता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप नए भारत का नया उत्तर प्रदेश भारत के ग्रोथ इंजन के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगा। इस पूरे आयोजन के प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जशपुर के टांगर गांव में आयोजित अंशकालीन सफाई कर्मचारी कल्याण संघ अभिनंदन समारोह में शामिल हुए। इस दौरान सीएम साय ने कार्यक्रम को संबोधित किया और कहा कि जनता के भारी मतों की वजह से बीजेपी ने बहुमत हासिल की और छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनी, इसलिए ये अभिनंदन सम्मान जनता का है। आज का एक कार्यक्रम हमारे चारों संघ के तरफ से है और हम लोगों का अभिनंदन करने के लिए कार्यक्रम रखे हैं, लेकिन ये अभिनंदन वास्तव में आप लोगों का है। चुनाव के समय आप सभी लोग भारी संख्या में हमारे बगिया निवास में आए थे और आप लोगों ने आशीर्वाद दिया था। आप लोगों ने आश्वस्त किया था कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे और आप लोगों ने जिताकर दिखा भी दिया। पूरे प्रदेश में 54 सीट और 40% से ज्यादा वोट आप लोगों ने दिलवाकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दी, इसलिए अभिनंदन आप सभी लोगों का है। हमारे जशपुर जिले में भी 3 सीट आप लोग भारतीय जनता पार्टी को जिता के दिए। हमारे यादव जी जिनका उद्बोधन शुरू में हो रहा था, उन्होंने कहा कि सरगुजा संभाग में पूरा कांग्रेस क्लीन स्वीप हो गया, पूरा साफ हो गया। 14 का 14 सीट भारतीय जनता पार्टी जीती, तो ये सब आप लोगों के कारण हुआ। तो वास्तव में आप सभी लोग सम्मान और अभिनंदन के हकदार हैं और आप सब लोगों की समस्या से हम लोग अवगत हैं। आप लोगों के बीच के हम लोग आदमी हैं और जैसा गोमती साहब बता रही थी कि जो भी ये पद जिसमें आप लोग कार्यरत हैं, ये सब जब 15 साल हमारी सरकार थी भारतीय जनता पार्टी की, डॉक्टर रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे, उस समय का ये शुरुआत है। और बीच में 5 साल वादा के बाद भी पिछली सरकार आप लोगों के साथ न्याय नहीं कर पाई, जबकि उनके जन घोषणा पत्र में जो 36 वादा का जन घोषणा पत्र था, उसमें आप लोगों के लिए भी वादा था, लेकिन पिछली सरकार वादा खिलाफी की। 36 वादा में एक भी वादा पूरा उनका नहीं हुआ और इसीलिए छत्तीसगढ़ की जनता उनको 35 सीट पर लाके बैठा दी। आप लोगों को मैं मुख्यमंत्री के नाते आश्वस्त करता हूं कि आप लोगों के साथ में न्याय होगा, आप लोगों के साथ मिलकर बात करेंगे और जो अच्छा से अच्छा होगा आप लोगों के लिए सब करेंगे। अभी मोदी की जो गारंटी है वो हम लोगों के लिए महत्वपूर्ण था, इसलिए इस बजट में आप लोगों के लिए शायद कुछ नहीं है, लेकिन आप लोगों को निराश होने की आवश्यकता नहीं है। आप लोगों के साथ बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी की सरकार न्याय करेगी। कांसाबेल से कुछ मांग आई है, तो एक तो कांसाबेल में एक तीर्थ स्थल है तुर्री घाट, जो कांसाबेल क्षेत्र के श्रद्धा का केंद्र है, तो उसके सौंदर्यीकरण के लिए हम 20 लाख रुपए की घोषणा करते हैं। कांसाबेल में इंडोर स्टेडियम की भी मांग हो रही है। हमारे विधायक, हमारे यहाँ के मंडल अध्यक्ष, जिलाध्यक्ष की मांग है, इंडोर स्टेडियम की हम घोषणा करते हैं और मुक्ति धाम का सौंदर्यीकरण का भी घोषणा करते हैं। हम लोगों का आत्म स्वागत किया, इसके लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।
आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।